गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने एक लेक्चर लिया जिस पे कुछ बेसिक्स बातें आप लोगों तक पहुंची है और कल बहुत सारे फैक्ट्स भी आपके साथ पहुंचे हैं। आपके पास जो फैक्ट्स पहुंचा है हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन तक उसे संभाल कर रखेंगे। और बहुत जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और सारा फैक्ट्स मिलता जाएगा। ठीक है, आज हम अगले लेक्चर के साथ अवेलेबल हैं। आज हम लोग कुछ और उनसे आगे कुछ चीज़ों को देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द यूनिवर्स, द सोलार सिस्टम एंड द अर्थ। ब्रह्मांड, सौर ब्रह्मांड और ये सौर मंडल और अर्थ, पृथ्वी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने ये समझ लिया कि यूनिवर्स क्या है। हम लोगों ने ये समझ लिया कि यूनिवर्स जो टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जो कुछ भी अगर एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी मौजूद है, सारा यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब अर्थ भी यूनिवर्स का पार्ट है, प्लैनेट्स यूनिवर्स का पार्ट है, स्टार्स भी यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम आज सबसे पहले ये देखेंगे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो बना है। और अर्थ के बनावट को समझने के लिए कि अर्थ बना कैसे है, हम ये समझेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, जो भी स्पेस में आपके पास प्लैनेट है, स्टार्स है, जो भी सैटेलाइट्स वगैरह है, जो भी आपको जैसे एक प्लैनेट्स में अर्थ भी आता है, तो इन सारे का इवोल्यूशन, ये कैसे बने हैं और कैसे अपने आप को विकसित किए हैं, इनका हम आज थ्योरी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला आप देखिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें जब आप देखेंगे तो बहुत पहले समय से बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं कि किस तरीके से अर्थ का, पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से इनका विकास हुआ है। तो इनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो इमैनुअल कैंट का आता है, जो जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया, गैसियस हाइपोथेसिस दिया। मतलब ये है कि गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत इमैनुअल कैंट ने दिया। तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से अर्थ बना, किस तरीके से पृथ्वी बना। तो आप ये समझेंगे कि इनको देने वाला सिद्धांत सबसे पहले इमैनुअल कैंट के द्वारा दिया गया, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। उसका अगला जो सिद्धांत है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैपलास। लैपलास कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद आप रखेंगे कि इमैनुअल कैंट कहाँ के थे। इमैनुअल कैंट कहाँ के थे, तो आप याद रखेंगे कि इमैनुअल कैंट जर्मनी के थे और उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया, गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक है, उसका अगला थ्योरी जो है वो नेबुलर हाइपोथेसिस है, जो लैपलास के द्वारा दिया गया। लैपलास कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस। ठीक है, ये थ्योरी को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अगला थ्योरी है प्लैनेसिमल हाइपोथेसिस। इन्हें देने वाले दो लोग थे, चैम्बरलेन और मोल्टन। स्पेशली इस तरीके के एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दिया, ये थ्योरी किसने दिया। तो आप बहुत केयरफुल होकर इस नाम को याद रखेंगे आप। अगला जो थ्योरी है वो टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी। आप इतना भी नाम याद रखेंगे कि जीन एंड जेफरी ने टाइडल हाइपोथेसिस दिया है, जिसे आप कह सकते हैं ज्वारीय परिकल्पना। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मॉडर्न है, सबसे एक्सेप्टेड है, जो आज के डेट में अभी प्रिवेल भी कर रहा है, जो अभी मान कि इनको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, तो वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी। आपने नाम भी इसका सुना होगा कि हाँ कि बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो पहले का जो 4 है ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट है। मतलब ये है कि ये एक तरह से पुराना थ्योरी है। इन्हीं सब पे आधारित आगे चलकर हम लोगों को सबसे मॉडर्न जो थ्योरी मिला है वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना आता है। बिग बैंग थ्योरी देने वाले का नाम है जॉर्ज लिमेट्री।
ठीक है, अब आगे हम लोग एक एक करके इन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये थ्योरी है क्या। पहला तो ये है कि आपको सारा थ्योरीज और किन लोगों ने दिया है वो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगले स्लाइड में जो सबसे पहला थ्योरी है, हमने ये कहा कि हाँ कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से उनका विकास हुआ, उनको समझाने वाले सबसे पहले जो ज्योग्राफर थे, जो सबसे पहला साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम इमैनुअल कैंट है, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। उन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस दिया, जिसे हम हिंदी में गैसीय परिकल्पना कहते हैं। ये थ्योरी कब दिया गया? 1755 में। आप समझ सकते हैं कि 1755 में ये थ्योरी को दिया गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया कि जो सोलार सिस्टम है, जो सौर मंडल है, वो गैस और डस्ट जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, उसी से इनका विकास हुआ है, इसी से ये लोग बने हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो सन था, सन के अराउंड में जो गैसेस थे और डस्ट पार्टिकल थे, जो सन के चारों तरफ जो गैस थे और जो भी धुंध टाइप का जो डस्ट पार्टिकल था, उसी से आगे चलकर ये प्लैनेट्स का या सोलार सिस्टम का विकास हुआ है। ये कहने वाले कौन थे? इमैनुअल कैंट। इनमें क्या है कि ये प्रिमॉर्डियल मैटर जो है, जो सबसे पहला प्राथमिक पदार्थ था, जो प्राथमिक पदार्थ था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे यूनिवर्स में, और धीरे धीरे करके वो ये यूनिवर्स का जो निर्माण है, धीरे धीरे करके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी गैस से और डस्ट से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बस इसमें इतना आपको जानना है इस थ्योरी में कि ये गैसियस हाइपोथेसिस है, वो ये मानता है कि जो यूनिवर्स बना है वो गैस और डस्ट से बना है, जो सन के चारों तरफ घूमता है। आगे जो थ्योरी है उसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया है? लैप्लास ने। ये कब दिया गया? 1796 में। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेबुला क्या होता है। नेबुला का मतलब ये होता है कि हॉट रोटेटिंग गैसेस, जो गर्म गैस है जो रोटेट कर रहा है, जो गर्म गैस और डस्ट है जो अपने आप में रोटेट कर रहा है। और वो गर्म का मतलब थोड़ा गर्म नहीं हुआ, वो बहुत वेरी वेरी हॉट, बहुत ही गर्म है। वो एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि आग का गोला है जिसमें डस्ट भी है, वो सारा जब रोटेट कर रहा है तो हम उसे नेबुला कहते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस में यही कहा गया कि जो यूनिवर्स बना, जो अर्थ बना, जो सोलार सिस्टम बना, वो नेबुला के कारण बना। जैसे एक हॉट रिवॉल्विंग गैसेस था, डस्ट पार्टिकल था, उसी से आगे चलकर जब इनका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, जब इनका ऊर्जा को पुनः विकसित किया गया, पुनः बांटा गया, तो ये जाकर यूनिवर्स का निर्माण हुआ। ये नेबुलर हाइपोथेसिस कहता है। ठीक है, आगे हम लोग ये देखेंगे। देखिए ये नेबुला है। जैसे नेबुला का मतलब ये हुआ हॉट गैस एंड डस्ट पार्टिकल विच इज रोटेटिंग। ठीक है, वैसा धुंध, वैसा गैस जो बहुत ही गर्म है और वो घूम रहा है, तो उसे हम नेबुला कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, जो नेबुलर थ्योरी है, उसमें यह कहा गया कि सबसे पहले पूरे यूनिवर्स में एक नेबुला एग्जिस्ट कर रहा था। नेबुला का मतलब क्या हुआ? हॉट गैस एंड डस्ट पार्टिकल जो अपने आप में रोटेट कर रहा था, वो किसी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, जो आगे चलकर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये जो गैसियस मास है जो बहुत ही गर्म था, वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण क्या हुआ? उसका वॉल्यूम कम हुआ। जब वॉल्यूम कम हुआ तो इसका स्पीड ऑफ रोटेशन है, जिस स्पीड से वो घूम रहा था यूनिवर्स में, वो उसका स्पीड क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ने के कारण क्या हुआ? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब केंद्रापसारक बल, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ गया।
ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तो कुछ पार्टिकल उससे निकलकर बाहर की तरफ फेंकाएं और वो वो अपना एक अलग गति से वो रोटेट करने लगे। और उसके बाद जैसे जैसे वो ठंडा हुआ, थोड़ा ठंडा होने के बाद वो प्लैनेट का रूप लिया, सन का रूप लिया, और उसके बाद ये है कि इसी तरीके से यूनिवर्स का निर्माण हुआ। सबसे इसमें थोड़ा एक वर्ड आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर से इस थ्योरी को एक बार देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये होता है जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे घूमता हो, जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे घूमता हो। आप एग्जांपल ये लेंगे, जैसे मानिए आप एक थ्रेड है, उसके कॉर्नर में हमने एक स्टोन को बांध दिया और उसके बाद जब इसे घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो एक फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है, जो बाहर की तरफ इसे ले जाने की कोशिश करता है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये मूवमेंट, ये गोल अपने पाथ में चलता रहेगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ जाएगा, मतलब बाहर ले जाने वाले बल की क्षमता अगर बढ़ जाती है, तो आप ये समझेंगे कि ये मूवमेंट को, ये मोशन को, ये गति को खराब करेगा और वो बाहर की तरफ फेंकाएगा। ठीक है, तो यही नेबुलर हाइपोथेसिस में कहा गया कि एक हॉट गैस का गोला था, एक बहुत ही गर्म गैस का गोला था जो अपने एक स्पीड से घूम रहा था। घूमने के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो क्या हुआ, ये गैसियस मैटर है जो नेबुला है वो थोड़ा ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण इसका वॉल्यूम कम हुआ। जब वॉल्यूम कम हुआ तो इसकी स्पीड जो है, वो गति जो है वो बढ़ गई। बढ़ने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसा फोर्स होता है जो आपके मूवमेंट को खराब करेगा और एक तरह से समझिए वहां पर डैमेज कर देगा, तोड़ फोड़ करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ज़्यादा हुआ तो कुछ पार्टिकल, कुछ मासेज, वो जो मेन नेबुला था उससे बाहर की तरफ निकल गए, और निकलने के बाद क्या हुआ कि वो अपने एक अलग स्पीड से वो रोटेट करना शुरू कर दिए। और इसी तरीके से बताया गया कि जैसे टाइम पास हुआ फिर ये ठंडा हुए, और फिर जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारा अर्थ है, वो अर्थ का निर्माण इसी तरीके से हुआ नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने दो थ्योरी देख लिया, एक गैसियस हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कैंट ने दिया, दूसरा नेबुलर हाइपोथेसिस जो लैप्लास ने दिया। यहां पर हम लोग देखेंगे अगला थ्योरी जो है वो प्लैनेसिमल हाइपोथेसिस है। ठीक है, प्लैनेसिमल हाइपोथेसिस ये किसने दिया था, ये चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया था। यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये थ्योरी दिया कब गया, 1900 में दिया गया। ठीक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक तारा जो है वो सन के पास आया। ये हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, पृथ्वी का। तो इसमें क्या है कि एक तारा जो है वो सन के पास जब आया, ठीक है, जैसे आया तो सन ने क्या किया, उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया, ग्रेविटेशनल पुल लगाया। जब ग्रेविटेशनल पुल लगाया तो क्या हुआ, इसके कारण जो इनमें जो मटेरियल था, सिगार शेप जलता हुआ जो मटेरियल था, वो कुछ इसकी तरफ खिंचाया, और जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप यहां पर ऐसे समझिए कि ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ कि सूर्य था, सूर्य के पास एक घूमता हुआ तारा जब आया, सूर्य के पास में जब घूमता हुआ तारा आया तो इसने ग्रेविटेशनल पुल लगाया, मतलब अपना गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया। तो सन के जो बाहरी सरफेस पे कुछ सिगार शेप जो भी मतलब ज्वलनशील पदार्थ थे, उनमें से कुछ हिस्सा उससे अलग होकर बाहर की तरफ निकला। और जब फिर ये वैंडरिंग स्टार घूमता घूमता, जब ये स्टार जो समीप आया था, जो नज़दीक आया था, जब वो थोड़ा अपना दूर चला गया
तो ये अपना एक अलग गति से अपने घूमने लगा और यही हमारा अर्थ है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा समझेंगे कि जो अर्थ है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा पृथ्वी है वो सन से बना है। वो कैसे बना है? एक ये सन के पास में, सन भी एक स्टार है, इस सन के पास में एक दूसरा चलता हुआ घूमता हुआ स्टार आया और अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाया, गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया, जिस कारण से सोलर सरफेस से, सन के सतह से, सूर्य के सतह से कुछ मटेरियल अलग हुए और जब ये तारा जो पास आया था, जब वो वापस गया तो ये जो मटेरियल जो अलग हुआ था वो अपना एक अलग गति से घूमने लगा और जब वो ठंडा हुआ तो वहीं पृथ्वी बना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये भी जो थ्योरी है ये प्रीवियस थ्योरी से सिमिलर है। जो पहले वाला जो थ्योरी था, जो इससे पहले जो हमने पढ़ा कि एक तारा था, उस तारा के पास में दूसरा तारा जब आया, अपना गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया, जिस कारण से उससे कुछ पदार्थ अलग हुए और वो पदार्थ जब वो जो तारा पास आया था, जब वो दूर की तरफ गया तो वो पदार्थ जो है वो अपना एक अलग गति से घूमने लगा और बाद में ठंडा होकर वो पृथ्वी बना। ये भी थ्योरी उसी तरह का है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना भी चाहिए, जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे एक्सेप्टेड है, अभी तक किसी भी ग्राउंड पे इसे अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो अभी जो सबसे एग्जिस्टेंट, सबसे फेमस, सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। जैसे आप ये देखेंगे कि सबसे पहली बात कि बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे दिमाग में आया कि बिग बैंग टाइप का कोई चीज़ हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1920 में एडविन हबल जो साइंटिस्ट थे, 1920 में जो एडविन हबल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। मतलब ये हुआ कि दो गैलेक्टिक या दो गैलेक्सी के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। ये किसने बताया? एडविन हबल ने। आप ये नाम को याद रखेंगे। कब बताया गया? 1920 में। किसने बताया? एडविन हबल ने ये बताया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होता है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया कि जितने भी यूनिवर्स में चीज़ है, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो एंटायर सोलार सिस्टम हो, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो अपने आप में यूनिवर्स की जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, चाहे एस्ट्रॉयड्स, मेटियोराइड्स, मेटियोर, जो कुछ भी हो, वो सारे चीज़ पहले कुछ भी नहीं था। वो सारा एक प्रिमिटिव मटेरियल था। जैसे यह है कि प्राथमिक पदार्थ, जैसे एक छोटा सा बॉल के शेप में, एक छोटे से बॉल के शेप में, टाइनी बॉल के शेप में सब कुछ एक जगह पर ही एग्जिस्ट कर रहा था। ना कोई प्लैनेट था, ना कोई स्टार था। ये बिग बैंग थ्योरी का कहना है। ये कहना है कि सारे चीज़ों का जन्म एक ही चीज़ से हुआ है। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि इनका ये कहना है कि जितने भी मटेरियल आज पाए जाते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा चीज़ एक छोटे से बॉल के रूप में मौजूद था। और ये बॉल था बहुत ही छोटा था, लेकिन इसके पास जो टेम्परेचर है, तापमान है, हाईली इंटेंसिटी का तापमान इनके पास था। इनके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके पास अंदर में था। क्योंकि ये बहुत ही छोटा था, बहुत ही ज़्यादा इनके पास एनर्जी था, तो कुछ समय 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, कहीं पर लिखा हुआ होगा 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, क्या हुआ कि ये बहुत ही छोटा था, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था, तो इसमें विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो तरह तरह की चीज़ें बनी जो आज हम लोग स्टार्स के रूप में, प्लैनेट्स के रूप में देख रहे हैं। जब इनमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद बहुत सारे पार्टिकल जब अलग हुए तो कुछ प्लैनेट्स का रूप लिए, कुछ स्टार्स रह गए, कुछ
कुछ और कॉमेट्स रह गए, कुछ एस्ट्रॉइड्स रह गए। तो इसका कहने का मतलब इस सिद्धांत का ये है कि सारा चीज़ जो भी यूनिवर्स में है वो एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ। वो काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम था, लेकिन उनका टेम्परेचर और उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा था, और होने के बाद जैसे जैसे टाइम पास हुआ उनका एनर्जी बढ़ा और उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ। वो विस्फोट 13.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। अब जैसे यहाँ से अलग हुआ तो आप ये ना समझे कि तुरंत में ही अर्थ बन गया होगा, तुरंत में प्लैनेट बन गया होगा। अर्थ का एज कितना हो रहा है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब यह है कि जब वो अलग हुआ होगा तो वो आग का गोला होगा, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, धीरे धीरे वो कंडेंस हुआ, कंडेंस होने की वजह से वो ठोस हुआ, और ठोस होने के बाद उनका धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, फिर उसके बाद उनका एटमॉस्फेयर का विकास हुआ। क्योंकि जब एनर्जी जब अंदर से निकल रहा होगा, जो भी चीज़ें बनी होगी, जैसे ये बिग बैंग का जब इनके अकॉर्डिंग जब बिग बैंग का इंसिडेंट हुआ, जब बिग बैंग वाला हादसा हुआ, उसके बाद जो भी पार्टिकल्स अलग अलग हुए, टूट फूट कर अलग अलग हुए, उसके बाद आपस में उनका कॉलिजन हुआ, आपस में उनका मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। मतलब पदार्थ और ऊर्जा का आपस में उन लोगों ने एक्सचेंज किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के बाद जब ये ठंडा हुए, ठंडा होने के बाद में वो लोग प्लैनेट्स, स्टार्स, जो कुछ का भी रूप इन्होंने लिया है और वो रूप लिया है। स्पेशली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हम ये समझेंगे कि अर्थ का फॉर्मेशन जो है एक टाइनी बॉल था। टाइनी बॉल के शेप में, छोटे से बॉल के शेप में सारा कुछ मौजूद था। उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था, उसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। जैसे जैसे ये टेम्परेचर और एनर्जी बढ़ा, उसमें विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को ही हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जब ये विस्फोट हुआ तो कुछ पदार्थ उनसे अलग हुए, जो अलग होने के बाद ठंडा हुए, और ठंडा होने के बाद उन्होंने अर्थ का शेप लिया। ठीक है, इस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। इसमें यही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने बोला है। ठीक है, इसमें देखिए, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। अभी ये भी माना जाता है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, मतलब दो गैलेक्सीज के बीच में जो दूरी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अभी भी ये माना जाता है कि जो गैलेक्सीज है, जो यूनिवर्स है, वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एज इट ग्रू, जब ये छोटा सा बॉल था, जैसे ये समय बीतता गया, सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। ठीक है, there was particularly rapid expansion within fraction of a second after the bang. Thereafter the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the big bang event, the first atom began to form. मतलब ये है कि बिग बैंग थ्योरीज के बाद ही कुछ कुछ बनना शुरू हुआ। देखिए, within 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि बिग बैंग थ्योरी, जैसे बिग बैंग का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही सब कुछ बनना शुरू हो गया। प्रक्रिया जरूर शुरू हो गया था, लेकिन उनके कंप्लीशन होने में बहुत समय लगा। जैसे हम देख रहे हैं कि 13.6 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग का इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो अर्थ है, जो अर्थ बना कब, तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब समझिए उतने समय में वो अपना स्पीड को कम किया होगा, हो सकता है कि उसने अपने वॉल्यूम को कम किया होगा, वो अपने आप में कॉम्पैक्टनेस किया होगा, और वो अपना एक सॉलिड पोर्शन को कंडेंस करके डेवलप किया होगा, और उसके बाद उसका एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ होगा, तब जाकर ये अर्थ बना होगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में हम देखेंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये कहना चाहता है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट टुडे, आज जो कुछ भी मौजूद है वो बना कैसे है, वो एक सिंगल पॉइंट से इसकी शुरुआत हुई है। एक सिंगल पॉइंट से शुरुआत हुई है, टाइनी बॉल के रूप में था, इसके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी था, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था। ठीक है, एनर्जी होने के कारण
टेम्परेचर होने के कारण जैसे ही इसका एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये क्या हुआ कि ये एक्सप्लोड हुआ, और एक्सप्लोजन के बाद ही हम ये देखने को मिल रहा है कि ये हमारा जो भी यूनिवर्स में जो कुछ भी चीज़ें मौजूद है वो बनी है। अब एक बात ये है कि जैसे हबल ने ये बोला, जैसे हम लोग सबसे पहले एक नाम देखे थे कि HUBBLE, पहले वाले स्लाइड में नाम देखे थे कि जो हबल है उन्होंने ये कहा 1920 में कि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। मतलब यह है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए आगे बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड, बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड हॉयले, ये तीनों नाम है। इन तीनों लोगों ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया, जिसे हम हिंदी में कहेंगे स्थिर अवस्था सिद्धांत। जैसे हबल ये कह रहे थे कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, वो फैल रहा है। ये तीनों का कहना था कि फैल नहीं रहा है बल्कि ये स्टेडी है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था कि स्टेट्स दैट ऑल्दो द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग इट नेवरदलेस डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर टाइम, इट हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। मतलब इनका ये मानना है कि ठीक है फैल रहा है लेकिन कोई भी पॉइंट जो है वो अपना लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, वो स्थिर बना हुआ है। यूनिवर्स भले ही फैल रहा है लेकिन पॉइंट जो है वो स्थिर बना हुआ है। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको नाम याद रखना है कि स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया। ठीक है, जैसे यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग जो बोला गया हबल के द्वारा, इसमें यह बोला गया कि जैसे क्या है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से दूर जा रहा है। स्टेडी स्टेट थ्योरी ने इसे रिजेक्ट किया और ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। भले ही यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो अपने अपीयरेंस को, अपने स्थिरता को बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी किसने दिया इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। पल्सेटिंग थ्योरी जो है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं स्पंदित सिद्धांत, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो ऑल्टरनेटली, मतलब कभी कुछ समय के लिए वो एक्सपैंड करता है, फैलता है, कुछ समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिमटता है। इनका ये कहना था इस थ्योरी में। ठीक है, और ये कहा गया कि जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए फैल ही रहा है। ठीक है, ये इन लोगों का कहना था कि पल्सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो यूनिवर्स है वो ऑल्टरनेटली, मतलब एक के बाद, मतलब कुछ समय के लिए वो फैलेगा, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। और अभी जो है यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि अभी इसका जो काल चल रहा है, अभी जो इसका टाइम चल रहा है, इस समय वो एक्सपैंड कर रहा है, आने वाले समय में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये पल्सेटिंग थ्योरी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरीज देखे, 5 थ्योरी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पृथ्वी है वो बना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि जो पृथ्वी है वो यूनिवर्स का पार्ट है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। और उसके बाद कि ये पृथ्वी आखिर बना कैसे है, ये हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन था उसका मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। इस बात को समझाने के लिए हमने 5 थ्योरी दिया। उसमें सबसे मॉडर्न जो थ्योरी है वो हमारा बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो हमारा पृथ्वी बना वो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए, जो पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने किया उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आए, स्पेशली जो नाम है उसे आपको याद रखना है और जो थ्योरीज है उसे आपको याद रखना है। ठीक है, इतना में भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। आगे जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो सोलार सिस्टम है, सौर मंडल। सभी लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ये सौर मंडल है क्या। आगे हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें नोट करने वाला, द मेन आइडिया ऑफ सोलार सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय द पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस। ये नाम को आप याद रखेंगे कि सोलार सिस्टम का खोज करने वाले, सौर मंडल के खोज करने वाले या सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम निकोलस कॉपरनिकस है। ठीक है, कल हम आप लोगों को ये इनका नाम लिए थे एक बार
इसमें क्या था, निकोलस कॉपरनिकस जो है, हम लोग लास्ट लेक्चर जो लिए थे उसमें ये हम लोग बताए थे कि निकोलस कॉपरनिकस ही सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, वही निकोलस कॉपरनिकस ने सोलार सिस्टम का आइडिया सबसे पहले दुनिया को दिया। अब देखिए सोलार सिस्टम होता क्या है, आपने ये देखा कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं। अब उन स्टार्स में से एक स्टार सन है। सन क्यों हमारे लिए चर्चित है, क्योंकि जो सन है हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीकी स्टार है। पृथ्वी को ऊर्जा और पृथ्वी को लाइट इसी स्टार से, सन से मिलता है, इसलिए सन हमारे पास चर्चित है। ऐसे बहुत सारे स्टार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ठीक है, तो सोलार सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सन के चारों ओर घूमता है। ठीक है, प्लैनेट्स हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, ग्रह के पास अपने कोई लाइट नहीं होते, अपने कोई हीट नहीं होता, मतलब अपना कोई प्रकाश नहीं, अपना कोई ताप नहीं, तो उनको एनर्जी देने वाला हीट और लाइट कौन देता है, तो स्टार देता है। तो हमारे अर्थ जो है, जो ये सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे दिमाग में सवाल आएगा, क्या अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अर्थ के जैसे 8 और प्लैनेट हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। 8 और प्लैनेट्स के अलावा बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, मतलब लुप्त प्लैनेट आप कह सकते हैं, या बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, मेटियोराइट्स हैं जो सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, जो सन एक केंद्र में है और बहुत सारी चीज़ें उसका चक्कर लगा रही है, वो पूरे सिस्टम को हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेनली जो ये जो सोलार सिस्टम है वो 8 सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो जो सौर मंडल है, सौर मंडल सन, 8 ग्रहों और उनके उपग्रह के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो सन को केंद्र में रखते हुए चक्कर लगा रहे हैं, वो सारे को हम सोलार सिस्टम में काउंट करेंगे और सोलार सिस्टम इसी को कहते हैं, ये सौर मंडल इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह है और जो भी वस्तु है जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का है, जो सन का गुरुत्वाकर्षण का बल है, उस कारण से ये सारे प्लैनेट्स, या आप कह लीजिए ग्रह, या आप कह लीजिए उपग्रह, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, या जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी वस्तु है, सन का जो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा कर पा रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, मतलब जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, वो सन के चारों तरफ, जो ग्रह है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब अंडाकार कक्ष में। ठीक है, द सन अकाउंट्स फॉर अराउंड 99.9% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलार सिस्टम। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना है कि जो हमारा सूर्य है, आपने ये देखा कि पूरा सौर मंडल में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो जिन्हें हम लोग लुप्त ग्रह के कैटेगरी में रख दिया गया है, और बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मेटियोर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलार सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सूर्य जो है वो पूरे सौर मंडल का 99.9%, 99.9% अगर सोलार सिस्टम का मास देखें, अगर द्रव्यमान देखें, तो उसमें सूर्य का अकेला द्रव्यमान 99.9% पूरे सौर मंडल का है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात ये आपको जानना है कि जो हमारे पृथ्वी से जो सबसे नज़दीकी
नज़दीकी तारा है उसका नाम सन है, ठीक है। और ये जो सन है सोलार सिस्टम का, सौर मंडल का 99.9% द्रव्यमान रखता है। और जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी ग्रह है, वो सूर्य का चक्कर इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि सूर्य जो है उन पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाए हुए, और उसी कारण से ये उनका चक्कर लगाना संभव हो पा रहा है। अब देखिए ये जो फिगर है, हम लोग इससे ये देखेंगे कि ये सोलार सिस्टम होगा कैसा, ये यूनिवर्स में दिख कैसा रहा होगा। आप यहां पर ये देखिए, जो सन है वो केंद्र में है, जो सन है वो केंद्र में है, सूर्य जो है वो केंद्र में है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिएगा मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। अगर फिगर में ना दिखता हो तो हम यहां लिखते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट है। उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद जो है वो क्यूपियर बेल्ट है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग ये समझेंगे कि अभी तक ये समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि सोलार सिस्टम है क्या। सोलार सिस्टम का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो ग्रह भी सौर मंडल का हिस्सा है, एस्टेरॉयड भी सौर मंडल का हिस्सा है, मेटियोर भी सौर मंडल का हिस्सा है। तो आप ये समझेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो सन के केंद्र में रख के और अपने आप को चक्कर लगा रहे हैं, तो वो पूरा जो सिस्टम है उसे हम सोलार सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली हम लोग पहले प्लैनेट्स देखेंगे कि प्लैनेट्स कौन कौन से हैं ये हमारे सोलार सिस्टम में। तो सबसे पहला आपको 4 दिख रहा होगा नाम, फिर बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर आपको 4 नाम दिख रहा होगा, फिर आपको 4 नाम दिख रहा होगा। उसके बाद क्यूपियर बेल्ट है, ठीक है। और ये छोटा छोटा नाम है जैसे मेकमेक, MAKE, ये एरिस और ये सीरस, ये जो तीनों है ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जाम्पल है। हम लोग आगे देखेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहां से सवाल बनता है कि जो कौन सा ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, जो सन से सबसे करीब है, तो आंसर होगा मरकरी। आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर आपको ऐसे याद ना होता हो तो आप न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ट्रिक्स का, माई वेरी एजुकेटेड मदर just served us nachos, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम इधर लिखते हैं, 1 मिनट। एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस देखिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपको न्यूमोनिक्स दिया जाएगा, आपको ट्रिक्स दिया जाएगा याद करने के लिए, लेकिन आप हर जगह पर ट्रिक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा ज्योग्राफी में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी है और कुछ फैक्ट्स वैसे हैं जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी जहाँ पर होगा न्यूमोनिक्स आपको दिया जाएगा। जैसे ये है कि ये क्या सीक्वेंस है, सबसे पहली बात ये है कि सूर्य के नज़दीक में सबसे कौन है, उसी सीक्वेंस में है, और ये वाला सबसे दूर में है, ठीक है। तो एम से क्या होगा मरकरी, वी से होगा वीनस, ई से होगा अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सीक्वेंस रहेगा, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग
तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें सबसे पहला सवाल ऐसा कि सूर्य से सबसे नजदीक में कौन सा प्लैनेट है, तो मरकरी है। ठीक है। दूसरा फैक्ट कि सूर्य से सबसे दूर में प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर होगा नेपच्यून है। ठीक। उसके बाद आप देखिए जो हमारा अर्थ है वो कितने नंबर पर है, जो हमारा अर्थ है वो तीसरे नंबर पर है। अर्थ का पड़ोसी कौन कौन सा है, तो वीनस और मार्स। अब एक सवाल ये आता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बगल में मार्स भी है, अर्थ के बगल में वीनस भी है। तो अब ये पूछा जाता है सवाल में कि अर्थ से सबसे नजदीकी ग्रह या नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर हमारा वीनस होगा। अब देखिए दोनों पड़ोसी है, लेकिन अगर दूरी की बात करें तो वीनस सबसे नजदीक में है अर्थ से। ठीक है। उसके बाद एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है, जो हम लोग एस्टेरॉयड पढ़ रहे थे, जैसे एस्टेरॉयड के बारे में हम लोग बताया था, क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं। एस्टेरॉयड्स के बारे में हम ये बताए थे कि जब हमारा अर्थ बन रहा था, प्लैनेट्स बन रहा था, तो बहुत सारे डेब्रिस जो हैं, बहुत सारे उनके टुकड़े अलग हुए और वो भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये खास करके ऐसा पदार्थ, ऐसा रॉकी सब्सटेंस, चट्टान का बना हुआ ऐसे एस्टेरॉयड्स कुछ समझिए कि कुछ एक निश्चित पट्टी में पाए जाते हैं, निश्चित प्लेस पे, स्थान पे पाए जाते हैं, उसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और वो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये आप याद रखेंगे, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। फिर देखिए हम लोग एक एक करके सारे प्लैनेट्स के जो भी फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए जब पूरा प्लैनेट खत्म हो जा रहा है, नेपच्यून खत्म हो गया, तो नेपच्यून के बाद में क्यूपियर बेल्ट है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, 4 के बाद, इधर 4 के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट है, इधर 4 के बाद क्यूपियर बेल्ट है। इसके बाद जानने वाली चीज ये है कि इनमें से कौन से प्लैनेट्स में रिंग मौजूद है। जैसे कोई प्लैनेट है, जैसे इसमें देखिए, इसमें रिंग दिख रहा है, इसमें भी आपको रिंग दिख रहा है, इसका रिंग आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि जो ये 3 जो प्लैनेट है, ग्रह है, तीनों में रिंग मौजूद है। रिंग का मतलब क्या होगा, आप एक तरह से ये कह सकते हैं, जो काड़ा टाइप का शेप होगा, इसे रिंग शेप कहाँ पर मौजूद है, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अगर ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो आप JUS, जूस के नाम से आप याद रखेंगे कि ये जो 3 है JUS, इन तीनों के पास में रिंग मौजूद है, बाकी कोई प्लैनेट के पास नहीं है, ये इन लोगों के पास रिंग है। ठीक है, वह रिंग क्या चीज का बना हुआ है, तो ये भी एक तरह समझिए टूटा फूटा पोर्शन जो है, जो टूटा फूटा हिस्सा है, वो भी समझिए एक तरह से चिपक कर वो घूम रहा है और उसी वहीं रिंग का शेप लिए हुए है। अब देखिए ये जो 3 नाम है ये भी आप याद रखेंगे कि सीरस, मेकमेक और एरिस, ये तीनों डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये प्लैनेट तो है, लेकिन प्लैनेट का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको ये लोग सेटिस्फाई नहीं करते हैं। वो परिभाषा 2006 में बनाया गया। हम लोग आगे देखते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि प्लूटो भी कभी प्लैनेट हुआ करता था। 2006 में उसे प्लैनेट के कैटेगरी से निकालकर उसे डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरी में ला दिया गया। आगे हम देखेंगे। थोड़ा कुछ हम लोग सीख लिए सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में मेनली जो है चीज़ें सन है, अर्थ है, सैटेलाइट है, ये 3 चीज़ों को हम लोग अलग अलग से देखेंगे। कुछ प्लैनेट्स के बारे में हमने देख लिया कि सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर का प्लैनेट सन से कौन सा है, एस्टेरॉयड का बेल्ट कहाँ पर पड़ता है, किस 2 प्लैनेट के बीच में, हमारे अर्थ से सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन सा है, हमने ये सारा कुछ देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फैक्ट्स हमारे पास है उसे हम लोग देखेंगे। ये जो भी सारा फैक्ट्स है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आप इसे याद रखेंगे। जो ये सन है, सूर्य है, सबसे पहला पॉइंट कि नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। ठीक, कंपोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अदर एलिमेंट। आपको इसका प्रतिशत याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है, जिनमें हाइड्रोजन इनमें ज़्यादा है। ठीक है, ये आप मेन याद रखेंगे कि जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। प्रतिशत याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा है इसमें। देखिए, जो सन है उसके पास कॉन्स्टेंटली एनर्जी कहाँ से आता है? जैसे आप देखिएगा कि वो एनर्जी देता जा रहा है, उसका एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत साल पहले वो सूर्य बना और बहुत साल पहले से वो अपने एनर्जी को वो बांट रहा है। उसके पास कांस्टेंट एनर्जी कैसे आ रहा है, तो आप उतने डिटेल में ना जाके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जानिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से जो सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से जो सन के अंदर हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होकर लगातार हीट बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि सूर्य में कौन कौन सा हिस्सा है। सब आप अभी सभी लोगों ने कोरोना महामारी को देखा। ठीक है, कोरोना जैसे पेंडेमिक को देखा, तो एक कोरोना जो है वो वायरस था, लेकिन एक कोरोना सूर्य का भी पार्ट है जिसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द सन को कोरोना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे। ठीक, तो जो सूर्य है उसमें भी मेनली 3 हिस्सा होगा। एक कोर होगा जहां पर एनर्जी बन रहा होगा, एक कोर होगा जहां पर एनर्जी बन रहा होगा, फिर उसके बाद फोटोस्फेयर होगा, फिर क्रोमोस्फेयर होगा, और फिर जो बाहर वाला जो पोर्शन है वो कोरोना है। ठीक है, तो आप ये मेन याद रखेंगे, अंदर वाला पार्ट कोर है, बाहर वाला पार्ट कोरोना है, और बीच में जो है एक तो है फोटोस्फेयर और दूसरा है क्रोनोस्फेयर। एक है फोटोस्फेयर, दूसरा है क्रोमोस्फेयर। ठीक, यहां पर देखिए जो कोर में है हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलकर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, उसका जो अगला जो है फोटोस्फेयर, यहां पर द शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज फोटोस्फेयर, द आउटर लेयर ऑफ द सन मेड ऑफ थिन हॉट गैसेज एंड इज कॉल्ड कोरोना, मिडिल सरफेस इज क्रोमोस्फेयर। तो बीच वाला क्रोमोस्फेयर है, बाहर वाला फोटोस्फेयर है। तो जैसे आप देखेंगे कि सूर्य के अंदर में एनर्जी बन गया, जब एनर्जी बनता है तो वो बाहर को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और जो जहां पर जा रहा है हम इसे कहेंगे क्रोमोस्फेयर। और फिर जो बाहर में जो गैस मौजूद है वो फोटोस्फेयर है, और एकदम बाहर वाला जो सरफेस है वो कोरोना है। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसा समझिए, यहां पर आप देखिए जो बीच का जो पोर्शन है वो कोर है। कोर मतलब एक तरह से आप नाभिका बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जहां पर एनर्जी लगातार बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे मेन बात याद रखना है कि जो एकदम बाहर वाला जो सरफेस है तो वो कोरोना है। बीच में बच गया आपको फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर जो है बीच वाला पार्ट है, और उसके बाद जो पार्ट है वो क्रोमोस्फेयर है। ठीक है, सूर्य का आप पार्ट को समझ लिए होंगे। यहां पर जो हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग अभी तक ये जान रहे थे कि जो हमारा पृथ्वी है, जो और भी प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो सूर्य को केंद्र में रख के उसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सबकी अलग अलग स्पीड होगी, सबका अलग अलग कक्ष होगा, वो अलग सी बात है, लेकिन सब सूर्य को केंद्र में रख के घूम रहा है। जितना भी प्लैनेट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आज आप ये भी जान लीजिए कि प्लैनेट जो है, जितने भी ग्रह हैं,
जैसे पृथ्वी वो सन का चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और जो सूर्य है वो मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा है, आकाश गंगा जो तारामंडल है, उसके सेंटर का चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वो जो है गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। और एक मूवमेंट तो ये हो गया कि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी को केंद्र में रख के उसका चक्कर लगा रहा है। दूसरा मूवमेंट ये हो गया कि जो हमारा अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। दो मूवमेंट आपको याद रखना है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टर्म यहाँ पर आया है कॉस्मिक ईयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, द सन इनफैक्ट द होल सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। आप याद रखेंगे कि ये गोलाकार कक्ष में जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो अंडाकार कक्ष में लगाता है, मतलब एलिप्टिकल शेप के ऑर्बिट में लगाता है। लेकिन जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है, जो मिल्की वे गैलेक्सी को केंद्र में रखकर जो घूम रहा है, तो वो जो चक्कर लगा रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ये गोलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है। इसकी स्पीड कितनी है? इसका स्पीड है 220 किलोमीटर पर सेकेंड। आप स्पीड देख सकते हैं 220 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस यूनिट में देखते हैं हम तो 828,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना स्पीड होने के बावजूद ये एक चक्कर कितने साल में लगा पाता है? 230 मिलियन ईयर्स। ये एक चक्कर 230 मिलियन ईयर्स में लगा पाता है। और इसी जो जितने दिनों में वो चक्कर लगा पाता है उसी को हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। जैसे आप दो ईयर यहाँ पे समझिए, एक कॉस्मिक ईयर, एक सोलर ईयर, मतलब कि सौर वर्ष। कॉस्मिक ईयर जो है जिसे हम ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। तो कॉस्मिक ईयर का मतलब ये हुआ कि जो सोलर सिस्टम है, जो पूरा सौर मंडल है, जो मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा आकाश गंगा है, उसके सेंटर के अराउंड जो घूम रहा है ये पूरा सिस्टम, वो घूमने में पूरा एक कक्ष कंप्लीट करने में कितने साल लगाएगा, तो हम उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर, जो कि 230 मिलियन ईयर्स के आसपास है। लेकिन जो हमारा अर्थ है वो सन का चक्कर कितने दिनों में लगाएगा? वो कितने दिनों में लगाता है? 365.25 डेज, 365.25, इतना ही दिन का एक साल होता है ना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सोलर ईयर। सोलर ईयर और कॉस्मिक ईयर दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, याद रखेंगे आप। ये स्पीड को याद रखेंगे, ये कॉस्मिक ईयर को याद रखेंगे। देखिए अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं इन जनरल, मतलब कि ग्रह के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अ सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द स्टार इज नोन एज प्लैनेट। वैसा कोई भी बॉडी, ब्रह्मांडीय बॉडी आप कह लीजिए, या कोई भी ऐसा पिंड कह लीजिए जो एक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाता हो, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। जो हमारा सोलार सिस्टम का टोटल कितना प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है, 8। पहले 9 हुआ करता था, लेकिन प्लूटो को प्लैनेट के परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो अब हमारे पास 8 प्लैनेट है। दीज आर ओपेक बॉडीज। ओपेक बॉडीज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका ना अपना लाइट है ना अपना हीट है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं ये ओपेक बॉडी है। द प्लैनेट नियरेस्ट द सन इज मरकरी। जो वैसा ग्रह जो सूर्य से सबसे नजदीक हो वो मरकरी है, और जो सबसे सूर्य से सबसे दूर हो वो नेपच्यून है। अब देखिए, 2 सीक्वेंस हमें याद रखना है। एक सीक्वेंस तो हो गया कि जैसे माई मदर, माई, जो हम लोग वो वाला ट्रिक देखे जो हम लोग, माई वेरी एजुकेटेड मदर गेव सर्व्ड अस नाचोस, जो हम ये निमोनिक्स देखें, वो सीक्वेंस इस बात को बता रहा था कि उनका सूर्य से, सन से क्या दूरी है। एक सीक्वेंस हमें ये याद रखना है
कि इसका साइज जो है आकार के आधार पे इनका क्या सीक्वेंस है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है और सबसे छोटा जो है वो मरकरी है। ये याद रखेंगे आप कि सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का नंबर कितना आता है साइज के बेसिस पे? अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5वां नंबर पे आएगा। आप इसे कैसे याद रखेंगे? अर्थ में कितना लेटर है? EARTH, 5 है ना लेटर, इसी से आप याद रखेंगे कि ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उनसे जो पास में जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों प्लैनेट को हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सन से पास में मौजूद है, इसीलिए हम इसे इनर प्लैनेट कह रहे हैं। और जो बाहर वाला है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद में है, उसे हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये जो चारों प्लैनेट है हम लोग इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, मतलब अर्थ लाइक, मतलब पृथ्वी के जैसा ग्रह, हम लोग ये चारों को बोलते हैं। और जो बाहर का जो चारों है इसे हम लोग जोवियन लाइक प्लैनेट कहते हैं, जुपिटर के तरह वाला ग्रह। ठीक है, जब ये जो नज़दीक वाला है ये जो है रॉक, चट्टान का बने होते हैं, जो बाहर वाला चारों है वो जो हमारा है वो गैस का बने होते हैं। ये सारा फैक्ट्स को हम एक एक करके पढ़ देते हैं। द प्लैनेट्स ऑफ द इनर सर्कल एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स और द इनर प्लैनेट और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मीनिंग अर्थ लाइक as they are made up of rock and metals and have relatively high densities। मतलब ये जो हमको ये पता है कि ये रॉक का बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये चारों का डेंसिटी, घनत्व जो है वो ज़्यादा होगा, और ये जो 4 होंगे इनका घनत्व कम होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखिए, जो अंदर का जो प्लैनेट था जिसे हम इनर प्लैनेट कह रहे थे उसे हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कह रहे थे कि वो पृथ्वी की तरह है। और जो प्लैनेट्स ऑफ द आउटर सर्कल और द आउटर प्लैनेट्स आर द जोवियन प्लैनेट, मतलब ये जुपिटर के तरह है, ये गैस का बने हुए हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो इनर प्लैनेट है उसे आप इन्फीरियर प्लैनेट के साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन्फीरियर प्लैनेट, इन्फीरियर को आप हिंदी में ये कह सकते हैं, मतलब ये है कि जैसे आप समझिए कि जिसकी क्वालिटी कम हो या जिसे हम लोग थोड़ा सा लो करके दिखा सकें, ऐसा नहीं है। जो इन्फीरियर प्लैनेट का डेफिनेशन कुछ अलग है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि दोज प्लैनेट्स दैट आर क्लोजर टू सन, द टर्म सुपीरियर प्लैनेट designates planet outside Earth's orbit and thus includes both the outer planets and Mars। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो इनर प्लैनेट है उसको आप इन्फीरियर प्लैनेट से कंफ्यूज नहीं होंगे। जो इनर प्लैनेट है वो 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, लेकिन इन्फीरियर प्लैनेट जो है वो ये कह रहा है कि दोज प्लैनेट्स दैट आर क्लोजर टू सन, उसे हम लोग इन्फीरियर प्लैनेट कहेंगे। जैसे मरकरी और वीनस, ठीक है, तो मरकरी और वीनस जो है वो इन्फीरियर प्लैनेट है। क्यों इन्फीरियर कहा गया? क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के पास में भी रह के दोनों पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और बाकी इन दो के अलावा जो भी अर्थ से दूर है उन्हें हम सुपीरियर प्लैनेट कहेंगे। ऐसा कहा गया है ना कि जो नज़दीक में होगा उसका कम रिस्पेक्ट होता है। आप ऐसे ही समझेंगे कि जो नज़दीक में दोनों है वो इन्फीरियर प्लैनेट है, और जो हमसे दूर है, जो पृथ्वी से दूर है, वो सुपीरियर प्लैनेट है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ें ये है कि मरकरी और वीनस ऐसा प्लैनेट है जिनके पास कोई मून नहीं है, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है, वैसा कोई बॉडी नहीं है जो इन प्लैनेट का चक्कर लगा रहा हो। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि इसके पास कोई मून नहीं है। अगला ये है यूरेनस।
इसको कट कीजिए, ठीक है। एवरी प्लैनेट एक्सेप्ट फॉर यूरेनस एंड वीनस रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज। आप ये देखेंगे कि जो भी प्लैनेट है, जो भी ग्रह है, वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो उसके चक्कर लगाने का डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट टू ईस्ट, ये आप दिशा को याद रखेंगे। जो प्लैनेट है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ, और इसी को आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी प्लैनेट हैं सारे का मूवमेंट जो है, जो रेवोल्यूशन है, जो कक्ष में घूम रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन जो वीनस और यूरेनस है ये दोनों इसके उल्टा घूमते हैं, मतलब अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो आप इस एक्सेप्शन को कैसे याद रखेंगे, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा नाम, तो अल्ट्रावायलेट से आप याद रखेंगे यूवी। ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो समझिए कि जिनकी जो घूमने के दिशा है, जो रोटेशन का जो उनका डायरेक्शन है, वो बाकी प्लैनेट से अलग है। मतलब बाकी प्लैनेट जो है, जो 5-6 प्लैनेट जो है, जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो यू और वी जो है ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो सीरस है, वहाँ पर फिगर में दिखाए थे शुरू वाले, जो सबसे पहला फिगर था सोलर सिस्टम का, सीरस, मेकमेक, हाँ, अब प्लूटो। ये जो है ना, आप देखेंगे एक चीज़ कि ये सारा ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट को आप हिंदी में कहते हैं बौने ग्रह। जैसे हम बताएं कि प्लूटो जो है कभी हुआ करता था प्लैनेट, अब उसे बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में रख दिया गया। सबसे पहला सवाल कि कब ऐसा डिमोशन हुआ, कब ऐसी प्रगति हुई कि प्लैनेट को, प्लूटो को उठाकर ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी मीटिंग 2006 में 24 अगस्त 2006, हो सके तो आप डेट भी याद रखेंगे, 24 अगस्त 2006 को प्रेग एक जगह का नाम है जो चेक रिपब्लिक में पड़ता है, चेक रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक मीटिंग हुआ 24 अगस्त 2006 को। वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि प्लैनेट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ प्लैनेट का डेफिनेशन दिया गया कि हम प्लैनेट्स कैसे बॉडी को, कैसे पिंड को, कैसे वस्तु को हम प्लैनेट्स के कैटेगरी में, ग्रह के कैटेगरी में रख सकते हैं। वो जो डेफिनेशन बना, कहाँ पर बना, प्रेग में बना। प्रेग कहाँ पर है, चेक रिपब्लिक में है। कब बना, 24 अगस्त 2006 को बना, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये डेफिनेशन बना, उस डेफिनेशन में प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। अब देखते हैं कि कहाँ पर वो फिट नहीं बैठ रहा था। सबसे पहली बात कि प्लैनेट हम वैसे सेलेस्टियल बॉडी को कहेंगे जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। तो पहला कंडीशन ये है कि सन के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए, तब हम सोच सकते हैं कि वो प्लैनेट है कि नहीं। दूसरा ये है कि इनके पास सफिशिएंट मास होना चाहिए, द्रव्यमान बहुत सफिशिएंट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए कि उनके पास अपना एक ग्रेविटी आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी जो है गुरुत्वाकर्षण का लेना देना मास से है, ठीक है, द्रव्यमान से है। तो हम ये कहेंगे कि दूसरा कंडीशन ये निर्धारित किया गया कि वैसे बॉडी जिनके पास सफिशिएंट मास हो, उनके पास सेल्फ ग्रेविटी डेवलप हो जाए, मतलब अपना एक गुरुत्वाकर्षण डेवलप हो जाए, जिनके कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि मोर और लेस वो क्या करें कि अपना एक इक्विलिब्रियम, स्थिरता को बनाए रखने में वो सक्षम रहे। उसके पास सफिशिएंट मास हो जिसके कारण उसके पास गुरुत्वाकर्षण का बल हो और वो अपने स्थिरता को बनाए रखे। ये दूसरा कंडीशन है प्लैनेट होने के लिए। तीसरा जो कंडीशन है, हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब कि अपने कक्ष का वो राजा हो, अपने कक्ष में, मतलब उसके कक्ष में कोई, मतलब कि वो किसी के कक्ष में, उसके कक्ष में कोई आता ना हो, उसके कक्ष में कोई ना आता हो, ठीक है।
लेकिन यही डेफिनेशन में प्लूटो फेल हुआ, क्योंकि ये जो प्लूटो है वो जुपिटर के कक्ष में आ जा रहा था, जुपिटर के ऑर्बिट में आ जा रहा था, इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है। चौथा जो है शुड बी एज इफेक्टिव अराउंड द सन एज अदर प्लैनेट आर, मतलब कि उसका सन के चारों तरफ घूमने का जैसा प्रभाव और ग्रहों का है, इसका भी कुछ प्रभाव होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन प्लूटो फुलफिल कर रहा था, ये कंडीशन को प्लूटो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट देख लिए। आगे हम लोग ये देखते हैं मरकरी के बारे में। कुछ अब हम लोगों को फैक्ट्स देखना है, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे पास। सबसे पहले हम मरकरी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हिंदी मीडियम वाले कि मरकरी को हम लोग बुध कहते हैं। ठीक है। एक फैक्ट तो हमने देख लिया था कि ये नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है, मतलब कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, तो आंसर है मरकरी या बुध। ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी आफ्टर अर्थ, तो यहाँ पर एक फैक्ट जानने को मिला कि जो पृथ्वी है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर घनत्व में अगर देखा जाए तो वो मरकरी है। ठीक है। आप एक चीज़ और देखेंगे कि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसीलिए आप एक सिंगल डे में, मतलब कि सिर्फ सिंगल डे में इसका टेम्परेचर समझिए फ्रीजर से फर्नेस तक जाता है। मतलब ये है कि मिड नाइट में इसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और मिड डे में इसका 430 डिग्री हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना वेरिएशन है और क्यों एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ना होने का परिणाम आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ठंडा और कितना ज़्यादा गर्मी एक सिंगल डे में देखने को मिलता है। -183 डिग्री सेल्सियस टू 430 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसे हम लोग गॉड ऑफ कॉमर्स, इलोक्वेंस एंड स्किल कहते हैं। मरकरी को गॉड ऑफ कॉमर्स, इलोक्वेंस एंड स्किल के नाम से जानते हैं, वाणिज्य, वाक्पटुता और कौशल के देवता। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मरकरी है वो भी सन का चक्कर लगा रहा है, तो सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला प्लैनेट भी मरकरी है। ठीक है। आप ये याद रखेंगे मैसेंजर नाम का एक मिशन था जो मरकरी पे भेजा गया था। आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि मैसेंजर ये मिशन का नाम है जो मरकरी पे भेजा गया था। ठीक है। फास्टेस्ट टू ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब ये है कि सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर घूमने के प्रोसेस को, एक कक्ष को वो कितने समय में कंप्लीट करता है, एक परिक्रमा को वो 88 अर्थ डेज के टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर लेता है। तो ये सबसे फास्टेस्ट है। दो बात यहाँ पर नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। एक तो ये है कि अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने वाला, सबसे तेजी से कंप्लीट करने वाला, मतलब सन के अराउंड सबसे तेजी से घूमने वाला कौन सा प्लैनेट है, तो आंसर होगा मरकरी। लेकिन अपने एक्सिस पे, मतलब कि अपने जो एक्सिस पे, अपने ध्रुव पे जो घूम रहा है वो सबसे तेजी से कौन घूम रहा है, तो उसका आंसर होगा जुपिटर। ये दोनों मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस कुछ समझ में आया होगा कि हाँ कि इसमें हम बोलना क्या चाह रहे हैं। कि जैसे ये है मरकरी जो है सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह है, और जो जुपिटर है अपने एक्सिस पे, अपने ध्रुव पे सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला जुपिटर है। ठीक। देखिए मरकरी के बाद अगला है वीनस, जिसे हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। ये रोमन गॉडेज ऑफ ब्यूटी एंड लव, ये याद रखेंगे आप कि सौंदर्य और प्रेम के देवता माना जाता है। डेज लॉन्गर देन ईयर, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कौन से प्लैनेट पे डेज जो है वो ईयर से बड़ा है, मतलब कि वर्ष से बड़ा है दिन। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो जो है अपने एक्सिस पे घूमने में ज़्यादा समय लगाता है, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए जो वो अपने ऑर्बिट में जो समय लगा रहा हो। जैसे देखिए 243 अर्थ डेज में ये चक्कर लगा पाता है, मतलब कि अपने एक्सिस पे वो घूम पाता है, और 224.7 अर्थ डे में वो चक्कर लगा लेता है।
तो इसमें ये कह सकते हैं हम कि जैसे आप 1 मिनट के लिए आप ये देख लीजिए थोड़ा, कोई भी प्लैनेट या कोई भी ग्रह है वो 2 तरह का मूवमेंट कर रहा है। एक तो ये है, ये सन है, तो कोई भी प्लैनेट जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो प्लैनेट जो है वो अपने एक्सिस पे भी वो घूम रहा है। ये एक्सिस पे घूमने के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। और ये ऑर्बिट में घूमने के कारण ईयर होता है, आप ऐसे याद रखिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीनस है, वीनस का अगर अर्थ में आप देखेंगे तो दिन बड़ा या साल बड़ा, आप ये बोलेंगे कि साल बड़ा है, ईयर्स बड़ा है। लेकिन जब आप वीनस की बात करेंगे तो ईयर छोटा है, दिन बड़ा है, आप ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। ये जो वीनस है, इट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे चमकीला, सबसे गर्म प्लैनेट अगर कोई है तो वो वीनस है, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा है, जो वायु दाब है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, अप्रॉक्स 90 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का प्रेशर होगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर आप देखिए 480 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप देखेंगे वीनस पे आपको माउंटेन भी देखने को मिलेगा और आपको वैलीज भी देखने को मिलेगा। जो ये टर्म है कैनियन, कैनियन का मतलब होता है वैसा वैली जिसका ढलान काफ़ी खड़ा हो, उसे हम कैनियन के नाम से जानते हैं। कैनियन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वैसा घाटी, वैसा वैली जिसका ढलान बहुत ही स्टीप हो, स्टीप स्लोप हो, जिसका ढलान खड़ा हो, हम उसे कैनियन कहते हैं। तो ये जो वीनस जो ग्रह है वहाँ पर आपको कैनियन भी देखने को मिलेगा और आपको माउंटेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 4 मिशन, ये 3 मिशन है, बहुत सारे मिशन गया है वीनस पे। इसमें से 3 मिशन ये है, मैगेलन, पायोनियर और मैरिनर। ये याद रखेंगे कि ये तीनों मिशन वीनस पे गया है, मतलब जाने वाला मिशन। इसमें से कुछ कंप्लीट हो गया होगा, कुछ अभी भी होगा, लेकिन ये 3 जो मिशन है वो वीनस पे गया था। देखिए वीनस को ही हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। वीनस को ही हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बोलते हैं, अर्थ ट्विन। अब ऐसा आप ये नहीं समझेंगे कि वीनस जो है वो अर्थ से हर मामले में सेम हो, बस इतना है कि वो दिखने में सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। वीनस जो है सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज में सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर और साइज में सेम है, बाकी इसका कुछ भी सेम नहीं है। ना ही एटमॉस्फेयर में सेम है उसके पास, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस कारण से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। तो आप ये कहेंगे कि वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन, मतलब पृथ्वी का जुड़वा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका अर्थ की तरह सेम शेप है, साइज है, बस इतना ही भर के लिए हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो वीनस है हमारे अर्थ से सबसे नज़दीकी ग्रह है, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ का कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थ जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमारा जो निवास स्थान है, ये देखिए आप कि ओनली नोन प्लैनेट विच इज सूटेबल फॉर लाइफ। जो 8 ग्रह है, 8 प्लैनेट है, उनमें से कहीं पर जीवन संभव नहीं है। एक अर्थ ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पूरे प्लैनेट्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा घनत्व अगर है तो वो अर्थ का है, सबसे ज़्यादा घनत्व अर्थ का है, जो 5.52 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो दूसरा डेंसिटी है, जो दूसरा डेंस प्लैनेट है, दूसरा घनत्व वाला प्लैनेट है, वो कौन सा है? मरकरी। इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि ऑलमोस्ट 2/3 जो है, जो 2/3 सरफेस है, जो 2/3 इसका सतह है, वो या आप 71% कह लीजिए, ये वाटर से ढका हुआ है। वाटर इस पे मौजूद है, जल मौजूद है, इसीलिए ब्लू प्लैनेट के नाम से ना आता है। इसके पास एकमात्र एक ही इसके पास प्राकृतिक मून है, प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका नाम मून है। ठीक है, अब आगे एक चीज और जान लीजिए, ये सारा फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इसे याद रखेंगे। इसीलिए ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, जैसे ये टिल्टेड है कितना, 23.5 डिग्री, इस कारण से ये जो ऑर्बिट है उससे इसका एंगल कितना बनता है, 66.5 डिग्री। दोनों बात आप समझे होंगे कि जो अर्थ है हमारा अपने एक्सिस से, जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, तो अर्थ का एक्सिस कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, और वो जिस रोटेशन का जो उसका प्लेन है उससे उसका कितना डिग्री एंगल है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है, इट इज इन गोल्डीलॉक जोन, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी था, तो आप ये जानेंगे कि इट इज इन गोल्डीलॉक जोन, वैसा क्षेत्र जो हैबिटेबल है, जो रहने योग्य हो, जहाँ पर निवास किया जा सकता है, जहाँ का टेम्परेचर न ही बहुत ज़्यादा हो न ही बहुत कम हो, वैसे क्षेत्र को हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ है वो गोल्डीलॉक जोन में आता है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि EARTH 5 लेटर है, तो आप याद रखेंगे कि ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। जो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, मतलब कि अर्थ लाइक, मतलब पृथ्वी का शेप पृथ्वी के जैसा है। ये कहने का मतलब ये हुआ, ये कोई इसे गोल ना समझे, पहले लोग इसे गोल समझते थे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो अर्थ का जो शेप है, जो अर्थ का जो शेप है वो ऐसा है कि पोल पे वो थोड़ा सा फ्लैट है, और इक्वेटर के पास बल्जिंग है, मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। पोल के पास फ्लैट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस शेप को, पोल के पास फ्लैट है, इक्वेटर के पास बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्ज है, तो ये शेप को नाम दिया गया कि जियोइड शेप है। तो अर्थ का कौन सा शेप है, जियोइड, जिसके पास स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। ठीक है, अर्थ का और हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। यहां पे जो मार्स है, ये वाला सॉरी ये गलत है, ठीक है। मार्स जो है रोमन गॉड ऑफ वॉर, मतलब ये है कि युद्ध का देवता माना जाता था मार्स को। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बहुत डस्ट है, और डस्ट जो है वो रेड कलर का होने के कारण क्या है कि ये रेड प्लैनेट बना देता है, तो इसीलिए मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। सिमिलर टू अर्थ इन 2 वेज, ऐसे देखा जाए तो वीनस को हम लोग जुड़वा बोलते हैं, लेकिन मार्स जो है दो कारण से जो अर्थ है, पृथ्वी से सिमिलर है, मतलब सेम है। एक तो कारण ये है कि इसका जो रोटेशन का जो ड्यूरेशन है वो 24 घंटे 37 मिनट है, और जो इसका एक्सिस है वो 25.2 डिग्री इंक्लाइंड है, जिस कारण से इसका पृथ्वी की तरह ही सीजन होता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे 2 मिनट में। सबसे पहले ये है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने ध्रुव पर घूम रहा है। हम लोग आगे इसको और अच्छे से देखेंगे। ध्रुव पे घूम रहा है तो उस रोटेशन को हम लोग, उस मूवमेंट को, उस हम लोग घूमने को हम लोग रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, हमको ये पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेता है, और यहाँ पर देखिए आप कि मार्स जो है वो 24 घंटे 37 मिनट ले रहा है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अर्थ से कुछ 2 मामलों में ये सेम है। एक तो ये है कि इसका रोटेशन का समय लगभग बराबर है, दूसरा ये है
कि जो इसका एक्सिस है 25.2 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है उसका एक्सिस, हम लोग पिछले स्लाइड में ये देखें कि जो हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री है और इसका 25.2 डिग्री है। और टिल्टेड एक्सिस के कारण ही अलग अलग तरह के सीजन पाए जाते हैं। हम लोग इसको समझेंगे आगे के लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि दोनों का टिल्ट एंगल सेम होने के कारण दोनों का करीब करीब जो मौसम है, सीजन है, सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है कि आप देखिएगा कि कैनियन पाए जाते हैं। कैनियन मतलब क्या हुआ, बताए थे अभी हम कि वैलीज विथ स्टीप साइड, डीप वैली विथ स्टीप साइड, मतलब कि बहुत ही गहरा घाटी जिसका ढलान खड़ा है। और निक्स ओलंपिया जो है हाईएस्ट माउंटेन जो सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर पाया जाता है मार्स में, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। ठीक, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो मार्स है उसका 2 मून है। मार्स है उसका 2 मून है, एक है डीमोस, दूसरा है फोबोस। ठीक है, ये दोनों नाम को आप याद रखेंगे। ठीक, देखिए जुपिटर के बारे में हम लोग देखेंगे। जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये रोमन गॉड जियूस को ये रिप्रेजेंट करता है। लार्जेस्ट प्लैनेट होने के कारण इसे किंग ऑफ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो जुपिटर का मास है, द्रव्यमान है, ऐसे तो हम देखेंगे जो सोलार सिस्टम है, जो सौर मंडल है, सौर मंडल में सबसे ज़्यादा मास अप्रॉक्स 99.9% मास तो सूर्य का है। लेकिन अगर ग्रह में देखें, सारे ग्रह का आप मास को एक साइड रख दें, जुपिटर का मास उस पर भारी पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट यही कह रहा है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि जो अपने कक्ष में जो सबसे तेजी से अपने कक्ष को कंप्लीट कर पा रहा है वो मरकरी है, और जो अपने एक्सिस पे सबसे तेजी से घूम रहा है वो जुपिटर है। ठीक है, और यहाँ पर जुपिटर के पास 80 से 95 मून्स हैं, जिनमें से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। एक फैक्ट यहाँ पर याद करते चलेंगे, जो गैनीमेड है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह, इससे बड़ा उपग्रह अभी तक नहीं पाया गया है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। ठीक है, आगे सैटर्न। आगे जो सैटर्न है, सैटर्न को आप देखिए कि इसका जो डेंसिटी है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, अर्थ का, पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किसका है, तो आप याद रखेंगे सैटर्न का। ठीक है, ये लाइटेस्ट 2 गैसेस का, हीलियम और हाइड्रोजन का बना होता है। ये समझिए कि सैटर्न बहुत ही हल्का है। आप देख रहे होंगे कि ये वाटर से भी डेंसिटी इसकी कम है, मतलब ये कि ये फ्लोट करता रहता है। सैटर्न जो है, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसी प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा मून है, ये याद रखेंगे। और जो टाइटन है, टाइटन इसी उपग्रह का, इसी सैटर्न का सैटेलाइट है। अगला ये है यूरेनस के बारे में, बस आप एक फैक्ट याद रखेंगे, जो यूरेनस है वो लोपसाइडेड प्लैनेट है, मतलब सबसे ज़्यादा एंगल टिल्टेड है। जैसे जो एक्सिस है ना, जैसे हमने अर्थ का देखा 23.5 डिग्री, और का आप देखेंगे तो इससे कम ही होगा। जैसे इसका जो है 98 डिग्री है, मतलब 90 से भी ये क्रॉस कर गया है, ये मतलब उल्टा साइड में ये झुका हुआ है। तो हम लोग इसको कहते हैं लॉपसाइडेड प्लैनेट यूरेनस के बारे में। ठीक है, आगे देखिए नेपच्यून जो है उसको हम लोग यूरेनस का जुड़वा बोलते हैं। बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये भी जो है जैसे मार्स जो है, जहाँ पर पृथ्वी की तरह ही सीजन हुआ करता है, नेपच्यून के पास भी ऐसा ही सेम सीजन होता है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट अर्थ के जैसा ही टिल्टेड है, झुका हुआ है। ठीक है, आज के दिन हम लोगों ने बहुत फैक्ट्स को देखा है। आप लोग एक एक करके आप लोग अच्छे से इसको कहीं पर लिखेंगे, उसके बाद आप लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हमारा क्लासेस बढ़ेगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हैंडी भी होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप
एक कदम आप आगे बढ़िए और हम भी अपने प्रिपरेशन को लेकर, हम भी आपकी तैयारी को लेकर काफ़ी हम लोग अलर्ट हैं, काफ़ी सीरियस हैं। आप भी सीरियस हो जाइए और हम ये कहेंगे कि अगर आप मेहनत करेंगे और हम मेहनत करेंगे तो दोनों मिलकर एक सीट जरूर ही सुनिश्चित कर पाएंगे। आज के लिए बस हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।